गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा कैंसर का अगला टॉपिक रहेगा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आपको सबको पता ही होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा शानदार टॉपिक कौन सा रहेगा स्टूडेंट? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है क्या, वो कैसे करते हैं और उसकी प्रोसीजर क्या है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। Bone marrow transplantation is the process of the taking the cell from the bone marrow। अब नाम से ही पता चलता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है क्या, प्रोसेस है। उसमें क्या करेंगे? टेकिंग यानी कि लेगे, क्या लेगे? सेल लेगे। कहाँ से लेगे? बोन मैरो से हम क्या लेगे? सेल लेगे। किसके लिए लेगे? फॉर द रीट्रांसफ्यूजन टू द पेशेंट फॉलोइंग द हाई डोज ऑफ द सीटी और द आरटी, यानी कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी हम हाई डोज दे रहे हैं, उसमें क्या होता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है। तो उसकी वजह से हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करेंगे और उसमें क्या करेंगे? टेकिंग द सेल फ्रॉम द बोन मैरो से हम सेल लेके और क्या करेंगे? रीट्रांसफ्यूजन कर देंगे। किसको? पेशेंट को जो जरूरत है उसको दे देंगे। नेक्स्ट, दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है? नाउ कॉल्ड एज द स्टेम सेल ट्रांसफ्यूजन। अगर दूसरा नाम पूछे व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, तो याद रखना स्टूडेंट कौन सा आएगा? स्टेम सेल ट्रांसफ्यूजन। उसे क्या बोला जाता है? स्टेम सेल ट्रांसफ्यूजन भी बोला जाता है। चलिए आगे। नेक्स्ट, stem cell are the responsible for the production of the RBC, WBC and the platelet। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेम सेल का काम क्या? इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड द प्लेटलेट। जो भी हमारे अंदर स्टेम सेल होते हैं वो क्या रिस्पॉन्सिबल है? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो याद रखना स्टूडेंट, प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड द लास्ट वन इज द प्लेटलेट। नेक्स्ट, स्टेम सेल आल्सो सर्कुलेटेड इनटू द ब्लड इनटू द स्मॉल नंबर। स्टेम सेल क्या होता है? हमारे ब्लड के अंदर भी रहते हैं, लेकिन कितने नंबर में वो रहते हैं? स्मॉल नंबर में। नेक्स्ट, it mainly used to treat the leukemia and the lymphoma। किसके लिए mainly यूज होते हैं? it mainly used to treat the leukemia and the last one is the कौन सा आएगा? lymphoma। दोनों पॉइंट याद रखना, mainly किसके लिए यूज होते हैं? leukemia and the lymphoma। तो पता चला बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस क्या है? टेकिंग लेके यानी कि सेल लेके, कहाँ से? बोन मैरो से, और रीट्रांसफ्यूजन कर देंगे जिस पेशेंट को जरूरत है। नेक्स्ट, इस प्रोसेस का दूसरा नाम स्टेम सेल ट्रांसफ्यूजन। स्टेम सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट के प्रोडक्शन के लिए। स्टेम सेल हमारे बॉडी में सर्कुलेट रहते हैं ब्लड के अंदर, और किसके लिए मेनली यूज होता है? ल्यूकेमिया एंड द लिम्फोमा कंडीशन। दिख रहा है इमेज में? ये दिख रहा होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का एक सीरीन दिखाया हुआ है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ द स्टेम सेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेम सेल का सोर्सेस हमें कहाँ से मिलेगा? तो पहला तो कहाँ पे होगा? बोन मैरो। नेक्स्ट, स्टेम सेल कैन बी कलेक्टेड कहाँ से करेंगे? फ्रॉम द बोन मैरो ऑफ द डोनर। जो भी स्टेम सेल है हम कलेक्ट तो करना पड़ेगा ना स्टूडेंट, लेकिन वहां कहाँ से करेंगे? बोन मैरो ऑफ द डोनर के रूम। नेक्स्ट, उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? दिस रिक्वायर द जनरल एनेस्थेसिया सो दैट द सेल कैन बी कलेक्टेड बाय द मल्टीपल नीडल पंचर। उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? जनरल एनेस्थेसिया की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल नीडल पंचर करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब साइट की बात कर रहे थे, हाईलाइट में कर देता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये एम्स नॉर्सेट में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है। साइट, पोस्टीरियर इलियाक क्रेस्ट इनटू द एडल्ट एंड द टिबिया इनटू द चिल्ड्रन। तो याद रखना बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने की जरूरत पड़ेगी, तब हमें याद रखना है कि बोन मैरो हम लेके कहाँ से? तो याद रखना एडल्ट में कहाँ से लेंगे? पोस्टीरियर जो इलियाक क्रेस्ट है वहां से लेंगे, और बच्चे में कहाँ से लेंगे? टिबिया में से लेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशन कौन सी आएगी? पेन होगा, ब्लीडिंग होगी, और लास्ट वाली इसका कौन सा आएगा? इन्फेक्शन। तो पता चला सोर्स ऑफ स्टेम सेल कहाँ पे होगा? बोन मैरो। स्टेम सेल कलेक्ट कहाँ से करेंगे? फ्रॉम द बोन मैरो ऑफ द डोनर। जनरल एनेस्थेसिया की जरूरत पड़ेगी, कहाँ से लेंगे बोन मैरो? तो याद रखना पोस्टीरियर इलियाक क्रेस्ट इनटू द एडल्ट एंड द टिबिया इनटू द चिल्ड्रन। कॉम्प्लिकेशन क्या आएगी? पेन, ब्लीडिंग एंड द लास्ट वन इसका कौन सी आएगी? इन्फेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिफेरल ब्लड, अब इसका मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। स्टेम सेल कैन बी फाउंड इन द ब्लड वेरी स्मॉल नंबर। मैंने अभी बताया था जो भी स्टेम सेल है फाउंड होते हैं ब्लड के अंदर, लेकिन कैसे होते हैं? स्मॉल नंबर में। दिस सेल कैन बी कलेक्टेड बाय, वो जो सेल है वो हम कलेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे? स्पेशल हार्वेस्टिंग टेक्निक। उसका नाम क्या रहेगा? एफेरेसिस। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। व्हाट यू मीन बाय द एफेरेसिस? तो आपको पता होना चाहिए कि एफेरेसिस का मीनिंग क्या है।
तो सिंपल लॉजिक है, स्टेम सेल कहाँ पर फाउंड होते हैं? हमारे ब्लड के अंदर, लेकिन कितने होते हैं? कम होते हैं। कम कितने? स्मॉल नंबर में होते हैं। तो उसकी वजह से वो हमें सेल को हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन कलेक्ट कैसे करेंगे? तो इस टेक्निक का नाम क्या रहेगा? हाई हार्वेस्टिंग टेक्निक। और उसका प्रोसीजर का नाम कौन सा रहेगा स्टूडेंट? एफेरेसिस। नेक्स्ट, अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड के बारे में हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक बार देख लीजिए क्यों कर रहा हूं मैं। द अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड इज द डिस्कार्डेड व्हेन द बेबी इज द बोर्न। आप सबको पता होगा कि जब भी न्यूबॉर्न बेबी का जन्म होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड को हम क्या कर देते हैं? कट करके डिस्कार्ड कर देते हैं, पता होगा ना। नेक्स्ट, लेकिन ये बात याद रखना, इट इज द रिच सोर्स ऑफ द स्टेम सेल। सबसे ज्यादा जो सोर्सेस रहता है ना स्टेम सेल का, वो किस में रहता है? याद रखना स्टूडेंट, अम्बिलिकल कॉर्ड में। तो आपको क्वेश्चन होता है सर अम्बिलिकल कॉर्ड तो हम कट करके डिस्कार्ड कर देते हैं, तो उसके बारे में भी मैंने लिखा है, याद रखना। दिस सेल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिस्कार्डेड कॉर्ड। क्या करेंगे? जो भी हमने अम्बिलिकल कॉर्ड डिस्कार्ड की है उसमें से हम क्या कर लेंगे? एक्सट्रैक्ट, यानी कि बाहर निकाल देंगे। कौन से सेल? जो भी हमने स्टेम सेल है, क्योंकि स्टेम सेल तो बहुत यूजफुल होते हैं इसलिए। तो दिस सेल कैन बी क्या करते हैं? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिस्कार्डेड अम्बिलिकल कॉर्ड आफ्टर द डिलीवरी। डिलीवरी के बाद जो भी हमने अम्बिलिकल कॉर्ड को डिस्कार्ड किया है उसमें से हम क्या निकाल देंगे? स्टेम सेल निकाल देंगे और स्टोर करेंगे। कितने तक? परमानेंटली स्टोर कर देंगे। कैन बी सोर्स ऑफ द बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो के लिए जरूरत पड़ेगी, तो उसे हम क्या कर देंगे? सोर्स कर देंगे। दिस प्रोसेस डोंट रिप्रेजेंट ए रिस्क ऑफ द बेबी और द मदर। इसकी वजह से क्या मदर या बच्चे में कोई भी रिस्क फैक्टर की उपलब्धि नहीं होती। तो पता चला क्या क्या बोल रहा हूं मैं। पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल क्या होते हैं? कैन बी फाउंड होते हैं ब्लड में इन द वेरी स्मॉल नंबर। दिस सेल इज द कैन बी कलेक्टेड बाय द स्पेशल टेक्निक। कौन सी रहेगी? हार्वेस्टिंग टेक्निक। उसे क्या बोलेंगे? एफेरेसिस। अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड में सबसे ज्यादा रिच सोर्स होता है स्टेम सेल का। और एक्सट्रैक्ट कहाँ से करेंगे? फ्रॉम द डिस्कार्डेड कॉर्ड आफ्टर द डिलीवरी एंड द स्टोर करेंगे परमानेंटली एज अ सोर्स ऑफ द मैरो। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डोनेशन यानी कि डोनर के बारे में देख लेते हैं। पहला क्या आएगा? ऑटोलॉगस डोनेशन, यानी कि द पेशेंट ऑन स्टेम सेल हार्वेस्टेड। हार्वेस्टिंग टेक्निक में कौन कौन दे सकता है? डोनर तो चाहिए ना। तो पहला तो क्या होगा? अपना एक खुद का ऑटोलॉगस भी हम यूज कर सकते हैं, तो पेशेंट ऑन स्टेम सेल हार्वेस्टेड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या आएगा? एलोजेनिक डोनेशन, यानी कि सिबलिंग या फिर फ्रॉम ए कॉम्पेटिबल ब्रदर और द सिस्टर का, ब्रदर या फिर सिस्टर के और फिर सिबलिंग हो गए तो भी चलेगा। सिंजेनिक, सिंजेनिक का मीनिंग क्या? सिमिलर, यानी कि दोनों से मिलता जुलता हो। और फिर क्या आएगा? ट्विंस। आफ्टर द एस्पिरेशन बोन मैरो कब तक स्टोर करेंगे? एट द 140 डिग्री सेल्सियस फॉर द 3 इयर्स, यानी कि मोर। आपको पूछा जाए एग्जाम में बोन मैरो को स्टोरेज हम कब तक कर सकते हैं? 3 साल या उससे ज्यादा, लेकिन कितना टेम्परेचर रखना पड़ेगा? -140 डिग्री सेल्सियस। तो पता चला ऑटोलॉगस यानी कि क्या? पेशेंट अपने ही खुद के स्टेम सेल हार्वेस्टेड करेंगे। एलोजेनिक का मीनिंग क्या? सिबलिंग की मदद से। सिंजेनिक का मीनिंग क्या? सिमिलर होगा। ट्विंस, यानी ट्विंस होते हैं वो पता ही होगा आपको। आफ्टर एस्पिरेशन बोन मैरो को हम क्या करेंगे? स्टोर करेंगे -140 डिग्री सेल्सियस फॉर द 3 ईयर या फिर मोर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। मैंने ये तो बोल दिया कि हार्वेस्टिंग टेक्निक यूज करेंगे, लेकिन हार्वेस्टिंग टेक्निक करेंगे कैसे? तो देख लेते हैं। हार्वेस्टिंग, तो रिमूवल ऑफ द स्टेम सेल, हमें रिमूव क्या करना है? स्टेम सेल को रिमूव करना है थ्रू द कौन से प्रोसीजर मैंने बताया? एफेरेसिस, या फिर उसे क्या बोलते हैं? ल्यूको एफेरेसिस। उसमें क्या करते हैं वो देख लेते हैं। तो पहले तो क्या करेंगे स्टूडेंट? ब्लड इज द रिमूव, ब्लड को हम रिमूव करेंगे किसकी मदद से? सेंट्रल वेनस कैथेटर की मदद से। नेक्स्ट, विच पास थ्रू एंड द एफेरेसिस मशीन। अब क्या किया? पहले हमने ब्लड को हमने रिमूव कर लिया, किसकी मदद से? सेंट्रल वेनस कैथेटर की मदद से। अब कहाँ जाएगा ये ब्लड? एफेरेसिस मशीन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? एफेरेसिस मशीन में। और क्या होगा? टू रिमूव द स्टेम सेल। अब एफेरेसिस मशीन क्या करेगा? स्टेम सेल को ब्लड में से रिमूव कर लेगा एंड देन रिमेनिंग ऑफ द ब्लड अगेन रिटर्न टू द डोनर। और जो भी ब्लड बचा है उसको क्या कर देंगे हम? रिटर्न जो भी डोनर के अंदर हम डाल देते हैं। तो पता चला हार्वेस्टिंग टेक्निक में रिमूवल ऑफ द स्टेम सेल थ्रू द एफेरेसिस, यानी कि ब्लड को हम रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे? सेंट्रल वेनस कैथेटर से। और किस उसके बाद कहाँ जाएगा वो ब्लड? एफेरेसिस मशीन में। और क्या करेंगे? रिमूव द स्टेम सेल एंड रिमेनिंग जो ब्लड है वो कहाँ डाल देंगे? डोनर के बॉडी के अंदर डाल देते हैं। नेक्स्ट, बोन मैरो कलेक्टेड थ्रू द मल्टीपल एस्पिरेशन ऑफ द इलियाक क्रिस्ट। पता है ना, मैंने अभी बताया था कि हम बोन मैरो कलेक्ट कहाँ से करेंगे? इलियाक क्रिस्ट से, यानी कि मल्टीपल एस्पिरेशन टेक्निक का हम यूज करना पड़ेगा। कितना करेंगे? 500 to 100,000 ml बोन मैरो एस्पिरेट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पता चला ना स्टूडेंट? ओके,
नेक्स्ट ट्रांसप्लांटेशन। अब कौन सी बात आती है ट्रांसप्लांटेशन? बोन मैरो ट्रांसफ्यूज through the central line or the IV infusion in a manner similar to the blood transfusion। मैंने अभी सीखा है ट्रांसप्लांटेशन यानी कि वन टाइप ऑफ द जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं उसकी तरह ये प्रोसेस है। उसमें क्या करते हैं, बोन मैरो ट्रांसपोर्ट करते हैं किसके द्वारा? सेंट्रल लाइन और द आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू इन अ मैनर सिमिलर टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं ऐसे ही बोन मैरो ट्रांसफ्यूज ओवर द 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है बोन मैरो ट्रांसफ्यूज होने के लिए। नेक्स्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एनग्राफ्टमेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू मीन बाय द एनग्राफ्टमेंट, क्या रहता है एनग्राफ्टमेंट का मीनिंग, क्या आपको पता है? नहीं पता तो चलिए आज हम सीख लेते हैं, देखते हैं। ट्रांसफ्यूजन बोन मैरो, जो भी हमने ट्रांसफ्यूज किए हैं बोन मैरो सेल यानी कि स्टेम सेल, वो कहाँ चले जाएंगे? मूव टू द मैरो फॉर्मिंग साइट, यानी कि जहां पर बोन मैरो फॉर्मिंग साइट होती है वहां पर क्या चले जाएंगे? जो भी हमने ट्रांसफ्यूज किए हैं बोन मैरो, जहां जाना होता है वहां चले जाएंगे, उसे क्या बोलते हैं हम? एन फ्रैगमेंट। तो पता चला हमने जो भी बॉडी में हमने नए स्टेम सेल डाले हैं वो कहाँ चले जाएंगे? अपनी मेन जगह पर जहां पहुंचाना होता है, जहां पर बोन मैरो की फॉर्मिंग साइट है वहां पर जाना चाहिए, वहां पर चले जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एनग्राफ्टमेंट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर हमें कैसे पता चलेगा? तो एनग्राफ्टमेंट occurs when the blood cell count begins to rise into the 2 to 5 weeks। याद रखना ब्लड काउंट अगर 2 से 5 हफ्ते में बढ़ जाए तो समझ लीजिए एनग्राफ्टमेंट हो चुका है। अगर हमने ब्लड क्या स्टेम सेल ट्रांसफ्यूजन कर दिया है, उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा ये प्रोसेस सक्सेसफुल एनफ्रैगमेंट हुआ या नहीं? तो कैसे पता चलेगा? आफ्टर 2 to या 5 वीक में क्या पता चलेगा? जो भी ब्लड सेल काउंट है वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो मैंने अभी पढ़ाया था वही पूरा समरी कर देता हूँ एक बार। स्टेम सेल आर द एडमिनिस्ट्रेड सेम एज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन विया सेंट्रल कैथेटर। जो मैंने अभी बताया था वही बात कर रहा हूँ मैं। क्या है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसके हिसाब से ही हम ये प्रोसीजर करते हैं। नेक्स्ट स्टेम सेल आर द एडमिनिस्ट्रेड बाय द आईवी इन्फ्यूजन बाय द आईवी पुश, यानी कि आईवी इन्फ्यूजन या आईवी पुश से भी हम कर सकते हैं लेकिन विया हेल्प ऑफ द सेंट्रल कैथेटर। नेक्स्ट एनग्राफ्टमेंट जो मैंने अभी बताया, what I mean by the engraftment, when the stem cell move from the blood to the patient bone is the known as the engraftment। जो मैंने डेफिनेशन फिर से बताई है, when the stem cell जो हमने डाले हैं वो क्या करेंगे? मूव करेंगे from the blood to the patient bone, जो पेशेंट के बोन जहां जाने हैं वहां पर चले जाएंगे, जो बोन मैरो फॉर्मिंग साइट है यानी कि बोन में चले जाएंगे उसे क्या बोलेंगे? एनग्राफ्टमेंट बोलेंगे। इट विल टेक द सीवियर वीक, यानी 2 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। और साइन ऑफ द एनग्राफ्टमेंट का क्या मीनिंग होगा? इंक्रीज द ब्लड सेल। मैंने जो अभी बताया था ना, अगर हमने सब कर दिया प्रोसेस लेकिन हमें पता चले कैसे चलेगा कि एनग्राफ्टमेंट हुआ है, तो क्या होगा उसका मेन साइन? अगर इंक्रीज द ब्लड सेल 2 से 5 वीक में हो जाए तो वो हमें हो सकते हैं। तो पता चला है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लिकेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर किसी की डिजीज की कॉम्प्लिकेशन होती है, प्रोसीजर की भी होती है। तो चलिए कॉम्प्लिकेशन, ग्राफ्ट फेलियर, जो भी हम ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं वो फेलियर हो जाए तो GVHD यानी कि ग्राफ्ट विथ होस्ट डिजीज या फिर ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। इट इज द सिस्टमेटिक डिसऑर्डर that occur when the graft immune cell recognize the host as the foreign and attack the reception body cell। पता चला उसमें क्या है? इसमें क्या होता है? सिस्टमेटिक डिसऑर्डर होता है। वो कब होता है? जब भी हमारी ग्राफ्ट की इम्यून सिस्टम या इम्यून सेल बोलते हैं रिकॉग्नाइज द होस्ट एज द फॉरेन, यानी कि क्या, जब भी हम जो भी डोनर होता है वो क्या करता है? रिसीवर से डोनर करता है, यानी कि जैसे ही जो पेशेंट है उसमें क्या आएंगे? नॉर्मली क्या होता है? स्टेम सेल आते हैं लेकिन वो कहाँ से आते हैं? बाहर से आते हैं। जैसे बाहर से आते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम को क्या लगता है? एक तरफ फॉरेन बॉडी अटैक हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या करेगा? अटैक कर देगा सामने। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? वो डिसीज का नाम क्या आएगा? ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज, यानी कि उसका ऐसा लगता है इट इज द फॉरेन बॉडी, तो उसको क्या कर लेगा? अटैक करना स्टार्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट वेनो ऑक्लूसिव डिसीज। वेनो ऑक्लूसिव डिसीज में क्या होगा? व्हेन द स्मॉल ब्लड वेसल, जो भी स्मॉल ब्लड वेसल है कहाँ चली जाएगी? दैट लीड इनटू द लीवर, लीवर में चली जाएगी एंड आर इनसाइड द लीवर बिकम द ब्लॉक, यानी कि लीवर को क्या कर देगी? ब्लॉक कर देगी। कौन ब्लॉक कर देगी? जो भी ब्लड वेसल है। तो पता चला ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज का मीनिंग क्या? सिस्टमेटिक डिसऑर्डर है। वहां क्या होता है? जो भी ग्राफ्ट का इम्यून सेल क्या कर देगा?
रिकॉग्नाइज कर देगा कि होस्ट क्या है, एक वन टाइप ऑफ द फॉरेन अटैक, तो उसको क्या करेंगे, अटैक कर देंगे। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the nursing responsibility? It's very important. After the transplant, main concern, उसके बाद क्या होता है, अगर हमने ट्रांसप्लांटेशन कर दिया उसके बाद मेन कॉन्सर्न कौन सा रहेगा, इन्फेक्शन और ब्लीडिंग का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज ऑब्जर्वेशन चाहिए फॉर द साइन ऑफ द इन्फेक्शन एंड द ब्लीडिंग एंड द ब्लड टेस्ट फॉर द इनक्राफ्टमेंट, क्योंकि ब्लड सेल बढ़ने वाले हैं ना, तो इसलिए क्या करेंगे, हम ब्लड टेस्ट भी हम करवाना पड़ेगा। तो पता चला आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। अभी हमारा कैंसर का टॉपिक चल रहा है, मैंने बहुत सारे वीडियो कैंसर के रिलेटेड बनाए हैं, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो एक बार वो भी जरूर देख लीजिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल स्टूडेंट।